हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 विज्ञान विषय की सीरीज में आज हम बात करेंगे आपके अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है जंतुओं में जैव प्रक्रम के समस्त अभ्यास प्रश्नों को हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हमने आपकी जिज्ञासा की नई पुस्तक के अनुसार अध्याय 1 से लेकर 6 तक सबकी व्याख्या, सबके अभ्यास प्रश्न सब कुछ करवा रखा है। साथ ही साथ अध्याय 1 से लेकर 8 तक सभी के अभ्यास प्रश्न भी करवा दिए हैं। उसी कड़ी में आज हम अध्याय नंबर 2 के समस्त पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की जो हमारी क्लास है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले बात कर रहे हैं पाठ के भीतर पेज संख्या 127 पर दिए गए प्रश्न की। देखें यहां पर पहला प्रश्न, मैंने गायों को अपना भोजन चबाते हुए देखा है, जबकि उस समय न तो वे कुछ खा रही थी और न ही वे चर रही थी। ऐसा क्यों होता है? आपने बहुत सारे पशुओं को देखा होगा, गाय, भैंस, बकरी वगैरह। ये क्या होते हैं? ये खाली समय के अंदर जब बैठे होते हैं उस समय ये भोजन को चबाते रहते हैं। उस समय वो न तो कोई भोजन खा रहे हैं और न ही वो चर रहे हैं, फिर भी वो बैठे बैठे भोजन को चबा रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है या कैसे होता है, ये हमें बताना है। देखो, आपके सामने एक गाय का चित्र है और गाय के पाचन तंत्र को यहाँ पर बताया गया है, जिसमें देखो यहाँ पर ये गाय का मुख है जहां से ये भोजन को ग्रहण कर रही है। फिर ये ग्रास नली है, ग्रास नली से होते हुए अग्नाशय में जाता है। वहां से आपके अग्नाशय के बाद ये प्रथम अग्नाशय है, वहां पर जाता है। उसके बाद आगे शुद्रांत, फिर वही बड़ी आंत और बाद में गुदा द्वार से होते हुए जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो अब देखो, गाय है वो जब नहीं खा रही है और नहीं चर रही है उस समय भी भोजन को कैसे चबा लेती है ना? वो देखें। देखो, अगर हम बात करें गाय की, तो गाय कौन सा जंतु है? रोमंथी जंतु है, यानी जुगाली करने वाला जीव है। गाय कैसा जीव है? रोमंथी। रोमंथी का मतलब है जो जुगाली करते हैं। देखो यहाँ पर चित्र मैंने समझा दिया। तो जैसे जो भी आपके रोमंथी यानी जुगाली करने वाले जीव होते हैं, वे अपना भोजन पहले जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं? निगल लेते हैं और अपने आमाशय यानी पेट के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। जो आपके जुगाली करने वाले जीव होते हैं, वो जब भोजन उनको मिलता है उस भोजन को वो फटाफट निगल लेते हैं और कहां पर? अपने आमाशय यानी पेट के अंदर उसको जमा कर लेते हैं। बाद में ये जो आधा पचा हुआ भोजन है वो छोटे छोटे हिस्सों में वापस उनके मुंह के अंदर आता है। बाद में ये गाय वगैरह जीव क्या करते हैं? उस आधे अधूरे पचे हुए भोजन को दोबारा से आमाशय से कहां पर लेके आते हैं? मुंह के अंदर। और फिर गाय वगैरह जो आपके जुगाली करने वाले जीव हैं, वो उस अधपचे भोजन को आराम से चबाती रहती है, ताकि वो अधपचा भोजन अच्छी तरह से पीस जाए और आसानी से उसका पाचन हो सके। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि गाय जैसे जो जंतु है वो रोमंथी जंतु होते हैं जो जुगाली करते हैं। ये जंतु क्या करते हैं? जब इन्हें भोजन मिलता है तो ये फटाफट उसको निगल कर पेट के अंदर जमा कर लेते हैं। और जब ये फ्री बैठे होते हैं तब ये आधा अधूरा पचा हुआ भोजन फिर से पेट से कहां पर लाते हैं? मुंह के अंदर। और फिर आराम से उस भोजन को चबाते हैं ताकि उसका जो पाचन है वो अच्छे से हो सके। ठीक, यहाँ पर अगली बात यही लिखी हुई है कि यही कारण है कि जब वे कुछ नया नहीं खा रही होती है तब भी वे अपना मुंह चला रही होती है। पेट के अंदर जो आधा अधूरा भोजन इन्होंने जमा करके रखा था उसको दोबारा से मुंह में लाती है और अच्छे से उसका पाचन करती है। ठीक, आगे बढ़े। आगे बात करें पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। आइए और अधिक सीखे भाग के तहत जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर जानते हैं। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न, रिक्त बक्सों को उपयुक्त भागों से भरकर आहार नाल के द्वारा भोजन की यात्रा को पूरा कीजिए। तो देखो, सबसे पहले शरीर के अंदर अगर हम भोजन की बात करें, वो सबसे पहले कहां जाता है? मुख के अंदर। मुख के जरिए हम भोजन को शरीर के अंदर क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। मुख के बाद जो अगला चरण आता है, मुख के बाद जो अगला चरण आता है या अगला जो भाग आता है वो आता है आहार नाल का भाग, ग्रास नली। ठीक है, जो एक लंबी नली होती है जो मुंह से लेकर आपके आमाशय तक बड़ी होती है।
ग्रास नली से भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में। आमाशय से आगे भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत के अंदर। कहाँ जाता है? छोटी आंत के अंदर, जहां भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत से अंत में जो भोजन है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो कहाँ जाते हैं? गुदा के अंदर, और वहां से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सबसे पहले भोजन हमारे मुख में जाएगा, मुख के जरिए हम भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करेंगे। फिर आपकी ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और अंत में गुदा। छोटी आंत को ही कहते हैं शुद्रांत, और बड़ी आंत को कहते हैं बृहदांत्र। एक ही बात है। आगे बढ़े, दूसरा प्रश्न। साहिल ने परख नली क के अंदर रोटी के कुछ टुकड़े डाले हैं। परख नली क के अंदर साहिल ने क्या किया है? रोटी के टुकड़े। वही नेहा ने परख नली ख के अंदर रोटी के टुकड़ों को चबा कर डाला है। और संतुष्टि ने परख नली ग के अंदर उबले हुए आलू को मसल कर डाला है। तो पहली परख नली में क्या है? पहली परख नली के अंदर रोटी के टुकड़े हैं। दूसरी में क्या है? चबे हुए रोटी के टुकड़े हुए हैं, चबाए हुए रोटी के टुकड़े। और तीसरे वाले में क्या है? आलू मसल कर डाले गए हैं। तो परख नली क, परख नली ख और परख नली ग में आयोडीन विलयन की यदि कुछ बूंदे डाली जाए तो उनके क्या अवलोकन होंगे, आपको कारण सहित बताना है। यदि तीनों परख नली के अंदर हम क्या डाल दें? आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डाल दें, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके इन विलयनों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, वो हमें बताना है। चलिए उत्तर जानते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले परख नली क के अंदर, जिसमें क्या था? जिसमें आपके रोटी के टुकड़े थे। यदि परख नली क में क्या था? रोटी के टुकड़े थे, और इसके अंदर यदि मैं आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालूंगा तो रोटी के टुकड़ों का जो रंग होगा प्यारे बच्चों, वो कैसा हो जाएगा? रोटी के टुकड़ों का जो रंग है वो नीला काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला काला। वजह क्या है? वजह है रोटी के अंदर स्टार्च होता है, जो आयोडीन विलयन के साथ अभिक्रिया करके कौन सा रंग बनाएगा? नीला काला रंग बनाएगा। तो रोटी के टुकड़ों के ऊपर जब आयोडीन के विलयन की बूंदे डाली जाएगी तो रंग कैसा हो जाएगा? विलयन का रंग है वो नीला काला हो जाएगा, क्योंकि रोटी के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। फिर ख, आपके ख प्रणाली में क्या था? चबी हुई रोटी के टुकड़े थे। क्या थे? चबाई हुई रोटी के टुकड़े। चबाई गई रोटी के टुकड़े। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आपके विलयन का रंग था वो कैसा हो जाएगा? विलयन का जो आपका रंग था वो नीला काला नहीं होगा। कारण क्या है? कि चबाने से लार के अंदर जो एंजाइम होता है, चबाने से लार के अंदर क्या होता है? चबाने से आपके लार के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है, जिसे हम कौन सा एंजाइम कहते हैं? जिसे हम टाइलिन एंजाइम कहते हैं। वो स्टार्च को किसमें बदल देता है? वो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। और इस वजह से जब हम चबी हुई रोटी के अंदर या चबाई हुई रोटी के अंदर इस आपके आयोडीन विलयन की बूंदे डालेंगे तो आयोडीन के साथ उस विलयन का जो रंग है वो नीला काला नहीं होगा। तीसरी प्रणाली के अंदर क्या था प्यारे बच्चों? तो तीसरी प्रणाली के अंदर था, वो था आपका आलू के मसले हुए आलू थे, यानी आलू का मसाला था। क्या था? आलू का मसाला, या कह सकते हैं मसले हुए आलू थे। अब मसले हुए आलू के अंदर जब हम क्या करेंगे? आयोडीन विलयन की बूंदे डालेंगे तो वहां पर भी रंग कैसा हो जाएगा? नीला काला। क्यों? क्योंकि उबले हुए आलू के अंदर भी क्या होता है? स्टार्च होता है, जो आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? नीला काला रंग बनाएगा। तो हमने इस प्रयोग से क्या जाना कि जिन पदार्थों के अंदर स्टार्च पाया जाता है, यदि उनके ऊपर आयोडीन विलयन डाला जाए तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला काला हो जाएगा। लेकिन जो आपकी लार थी, लार है, वो स्टार्च को किसमें बदल देती है? शर्करा के अंदर। इस वजह से इसके ऊपर आयोडीन का कोई असर नहीं होगा। ठीक, उम्मीद करता हूं दूसरा प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जिन पदार्थों के अंदर स्टार्च होता है उनके ऊपर यदि हम आयोडीन विलयन डालेंगे तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? नीला काला। और जिन पदार्थों के अंदर आपका स्टार्च नहीं होता है
ऐसे पदार्थों का रंग आयोडीन डालने पर नीला काला नहीं होगा, बल्कि हल्का भूरा या पीला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, श्वास लेने में डायफ्राम की क्या भूमिका है? श्वास को लेने के अंदर डायफ्राम की क्या भूमिका है? तो जो हमारे डायफ्राम होते हैं, जो फेफड़ों के जस्ट नीचे वाले भाग में होते हैं, जो हमारे फेफड़ों के फूलने और सिकुड़ने में मदद करते हैं, जो हमारे फेफड़ों को फुलाने और सिकुड़ाने के अंदर मदद करते हैं। तो डायफ्राम की भूमिका है अंतः श्वसन यानी श्वास को अंदर लेना, और उच्च श्वसन यानी श्वास को बाहर निकालना, उसके अंदर सहायता करने का काम किसका होता है? डायफ्राम का होता है। श्वास को अंदर लेना और श्वास को बाहर निकालने के अंदर मदद करना, ये किसका काम है? डायफ्राम का। आगे बात करें, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ लिखा हुआ है आहार नाल के भाग या हमारे शरीर के भाग, और दूसरी तरफ उनके कार्य। देखो, सबसे पहला भाग है वो है आपका नासा द्वार। कौन सा भाग है? नासा द्वार है। तो नासा द्वार का काम क्या है? नासा द्वार के अंदर सूक्ष्म रोम और श्लेष्मा हमारे द्वारा ग्रहण की गई वायु में से धूल और गंदगी को रोकने में सहायक है। हम जो श्वसन ग्रहण करते हैं, श्वास ग्रहण करते हैं, उसके अंदर धूल और गंदगी के कणों को रोकने में मदद कौन करता है? नासा द्वार। नासा द्वार के अंदर सूक्ष्म छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और श्लेष्मा पाया जाता है, जो वायु के साथ आने वाले छोटे जो कण है गंदगी के, उनको शरीर के अंदर जाने से रोकता है। फिर है आपका नासापथ। नासापथ क्या करेगा? आपका जो नासापथ है वो बाहर से हवा को प्रवेश करवाती है शरीर के अंदर। तीसरा है श्वास नली। श्वास नली से क्या होगा? श्वास नली के जरिए जो वायु है वो हमारे कहां पहुंचती है? वायु है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। फिर कूपिकाएं। कूपिकाएं क्या करेगी? कूपिकाएं आपके गैसों का विनिमय करेगी। और अंत में है पसली पिंजर, वो क्या करेगा? फेफड़ों को सुरक्षा देगा। तो इस तरह आपको उचित के साथ मिलान करवाना था। नासा द्वार, सूक्ष्म रोम और श्लेष्मा हमारे द्वारा ग्रहण की गई वायु से धूल और गंदगी को रोकने में सहायक है। नासापथ, नासा का मतलब नाक, ठीक है, पथ का मतलब रास्ता, तो ये बाहर से हवा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाता है। श्वास नली क्या करेगी? वायु को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाएगी। कुपिकाओं से गैसों का विनिमय होगा, ऑक्सीजन शरीर के अंदर आएगी और CO2 बाहर निकलेगी। और अस्थि पंजर या पसली पिंजर ये फेफड़ों को सुरक्षा देने का काम करेंगे। आगे देखो, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 है, अनिल ने अपनी सहपाठी सानवी से कहा कि श्वसन और श्वास लेना एक ही प्रोसेस है। अनिल को यह समझाने के लिए कि यह कथन सही नहीं है यानी गलत है। श्वसन अलग है, श्वास लेना अलग प्रक्रिया है। साध्वी उससे क्या प्रश्न पूछ सकती है? इसका आपको उत्तर देना है। अनिल है वो अपनी दोस्त साध्वी से कह रहा है, सानवी से कह रहा है कि श्वसन और श्वास दोनों सेम प्रोसेस है। अब अनिल को यह बात समझानी है कि श्वसन और श्वास दोनों अलग अलग है, तो इसके लिए सानवी उससे क्या प्रश्न पूछ सकती है? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो सानवी क्या पूछेगी कि यदि श्वसन और श्वास लेना एक ही प्रक्रिया है तो हमें श्वास लेने से ऊर्जा क्यों नहीं मिलती? सानवी है वो अनिल से पूछेगी कि यदि तुम्हारी नजरों में श्वसन और श्वास एक जैसी प्रक्रिया है या एक ही प्रक्रिया है, तो फिर श्वास हम लेते हैं, उससे हमें ऊर्जा एनर्जी क्यों नहीं मिलती? इससे क्या स्पष्ट होगा कि श्वास लेने का मतलब केवल और केवल वायु को शरीर के अंदर बाहर करना है। श्वास लेने का मतलब क्या है? श्वास लेने का मतलब है वायु को केवल शरीर के अंदर लेना और बाहर निकालना। जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है? जिसमें भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो हमारे शरीर की समस्त गतिविधियों के लिए क्या है? जरूरी है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि श्वसन और श्वास लेना दोनों अलग अलग प्रोसेस है, क्योंकि श्वास लेना केवल एक क्रिया है जिसमें हम वायु को अंदर और बाहर करते हैं, जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हमारे द्वारा भोजन है जो ग्रहण किया जाता है, उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के जरिए हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अतः श्वसन और श्वास लेना दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। आगे बात करें, छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और क्यों? अनु कह रही है हम वायु को अंत श्वसित करते हैं।
सानू कह रही है हम ऑक्सीजन को अंतःश्वसित करते हैं। तनु कह रही है हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंतःश्वसित करते हैं। अनु क्या कह रही है हम वायु को अंदर लेते हैं। तानु कह रही है हम ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में अंदर लेते हैं। भाई तनु कह रही है कि हम ऑक्सीजन से युक्त या ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेते हैं। तो सही कथन किसका है? तो देखो अनु का जो कथन है वो सबसे सटीक है। इसका कथन अनु का। क्यों? देखो क्योंकि हमारे पास आसपास का जो वातावरण है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है और विभिन्न गैसों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। वायु के अंदर बहुत सारी गैसें शामिल है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो जो हम वायु अंदर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% से अधिक होती है। जो वायु हम श्वसन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 21%। इसीलिए ये कहना सबसे सही है कि हम ऑक्सीजन से युक्त या ऑक्सीजन से भरपूर या ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को क्या करते हैं? अंतःश्वसित करते हैं, यानी श्वास के रूप में अंदर लेते हैं। आ गया समझ में? यहाँ पर हमने क्या जाना कि हमारे आसपास का जो वातावरण है जिसमें जो वायु मौजूद है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है और जब हम श्वास लेते हैं तो वायु के साथ बहुत सारी गैसें हमारे शरीर के अंदर जाती है, लेकिन वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफी अधिक होती है, लगभग 21%। अतः ये कहना बिल्कुल सही है कि हम ऑक्सीजन से युक्त या ऑक्सीजन से भरपूर या समृद्ध वायु को हम श्वसन के रूप में अंदर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब हम श्वास के साथ धूल भरी वायु को अंदर लेते हैं तो प्राय हम छींकते हैं। इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? जब आप किसी धूल भरे जगह पर जाओगे या धूल भरे वातावरण में काम करोगे तो आपको छींके आना जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो देखो, धूल के कण नाक के श्लेष्मा और बालों के अंदर क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो जो धूल के छोटे छोटे कण हैं, जो गंदगी के कण हैं, वो हमारे नाक के अंदर जो सफेद रंग का श्लेष्मा होता है, जो बाल होते हैं छोटे छोटे महीन, उनके अंदर फंस जाते हैं। फिर ये धूल के कण क्या करते हैं? हमारे श्वसन तंत्र को उत्तेजित करते हैं, यानी उसमें संवेदना पैदा करते हैं और फिर जो हमारा शरीर है वो इन धूल के कणों को बाहर निकालने के लिए क्या करता है? छींक पैदा करता है। मतलब छींक एक रक्षात्मक क्रिया है जो धूल और हानिकारक कणों को हमारे शरीर से क्या करती है? बाहर फेंकती है। फिर से समझो कि धूल के कण नाक के श्लेष्मा और बालों के अंदर फंस जाते हैं जब हम धूल भरे वायु के अंदर श्वास लेते हैं, जिससे हमारा श्वसन तंत्र है वो उत्तेजित होता है, उसमें संवेदना उत्पन्न होती है और फिर हमारा श्वसन तंत्र इन धूल के कणों को शरीर से बाहर निकालने के लिए छींक पैदा करता है। छींक क्या है? एक रक्षात्मक प्रोसेस है जो हमारे नासा द्वार या नाक के अंदर मौजूद धूल और हानिकारक कणों को बाहर फेंकने का काम करती है। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 8। कक्षा 7 की छात्राएं परिधि और अनुषा ने अपने प्रातःकालीन व्यायाम के लिए दौड़ना प्रारंभ किया। अपनी दौड़ पूरी करने के बाद उन्होंने प्रति मिनट ली जाने वाली श्वासों की गिनती की। अनुषा परिधि की अपेक्षा अधिक तेजी से श्वास ले रही थी। परिधि की अपेक्षा अनुषा द्वारा अधिक तेजी से श्वास लेने के कम से कम 2 संभावित कारण। यहाँ पर 2 लड़की है, एक परिधि है, एक अनुषा है। दोनों ने सुबह सुबह व्यायाम किया और उसके लिए उन्होंने दौड़ना शुरू किया। दौड़ पूरी करने के बाद प्रति मिनट ली जाने वाली श्वासों की इन्होंने गिनती की तो देखा कि जो अनुषा है वो परिधि की तुलना में बहुत तेज गति से श्वास ले रही थी। ऐसा क्यों है? इसके पीछे 2 कारण आपको बताने हैं। तो देखो, हो सकता है कि अनुषा की शारीरिक क्षमता परिधि की अपेक्षा क्या हो सकती है? कम हो सकती है। उसके शरीर की जो कैपेसिटी है, जो शारीरिक क्षमता है, वो हो सकता है परिधि की अपेक्षा कम हो, जिससे उसे अधिक ऑक्सीजन की क्या पड़ी हो? आवश्यकता पड़ी हो। दूसरा कारण क्या है? अनुषा ने परिधि से अधिक तेजी या ज्यादा दूरी तक दौड़ लगाई होगी। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि अनुषा ने परिधि की तुलना में या तो तेजी से दौड़ लगाई होगी या ज्यादा दूरी तय की होगी, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा की ज्यादा मांग हुई और इस वजह से श्वसन की जो दर है वो क्या हो गई होगी? श्वसन की जो गति है वो बढ़ गई होगी। ये 2 संभावित कारण है जिसकी वजह से अनुधा की श्वसन दर
अनुषा की श्वसन दर है वो प्रीति की तुलना में अधिक हुई होगी। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 9। यदु ने एक विचार के परीक्षण के लिए एक प्रयोग किया। उसने दो प्रश्नलियां ली, क और ख। प्रश्नलियों को आधा पानी से भरकर और उसमें एक चुटकी चावल का आटा मिलाकर उन्हें अच्छी तरह से हिला दिया। प्रश्नलियों के अंदर आधा भाग पानी से भर दिया, उसमें एक चुटकी चावल का आटा मिलाया और उन्हें अच्छी तरह से फिर हिलाया। प्रश्नली ख के अंदर उसने कुछ बूंदे लार की मिलाई। दोनों प्रश्नलियों को उसने 35 से 40 मिनट के लिए यथावत ऐसा का वैसा रहना दिया। उसके बाद उसने दोनों प्रश्नलियों के अंदर आयोडीन का विलयन डाला। प्रयोग के परिणाम आपको चित्र में दर्शाए गए हैं। आपके विचार से वह क्या परीक्षण करना चाहता है, देखिए इस प्रश्न को समझते हैं। दो प्रश्नली है, प्रश्नली क और प्रश्नली ख। प्रश्नली क के अंदर आधा भाग पानी है और चावल का आटा है। प्रश्नली ख के अंदर चावल का आटा, पानी और उसमें क्या है, लार है। ऊपर से उन दोनों के अंदर क्या मिलाया गया है, आयोडीन। और आयोडीन मिलाने के बाद लगभग 35 से 40 मिनट के लिए इनको ऐसा का ऐसा रखा गया है। अब क्या परीक्षण निकलेगा और ऐसा उस बालक ने क्यों किया, यह आपको बताना है। तो देखो, यदु ये परीक्षण करना चाहता है कि लार भोजन में उपस्थित स्टार्च मंड को तोड़कर सरल ग्लूकोज में बदल देती है अथवा नहीं बदल देती है। यदु है वो ये परीक्षण करना चाहता है कि जो लार की सलाइवा होती है हमारी, उस लार है वो लार भोजन में उपस्थित स्टार्च यानी मंड को तोड़कर क्या उसे सरल शर्करा यानी ग्लूकोज के अंदर बदल सकती है या नहीं बदल सकती है। देखिए यहां पर क्या निष्कर्ष निकला, प्रश्नली क के अंदर आयोडीन को डालने पर विलयन का रंग कैसा हो गया, नीला काला हो गया। इसका मतलब विलयन के अंदर जो आपका स्टार्च है वो मौजूद है। प्रश्नली क के अंदर विलयन का जो रंग है वो कैसा हो गया, नीला काला। इसका मतलब विलयन के अंदर स्टार्च मौजूद था क्योंकि हमने उसमें चावल का आटा डाला था। फिर प्रश्नली ख के अंदर आयोडीन को डालने पर विलयन का जो रंग है वो नीला काला नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि लार के एंजाइम सेलिब्री एमाइलेज ने स्टार्च को किसमें बदल दिया, स्टार्च को शर्करा में बदल दिया। इस वजह से विलयन का जो रंग है वो नीला काला नहीं हुआ। इसका मतलब जो लार है वो भोजन में उपस्थित स्टार्च को किसमें बदल देती है, सरल शर्करा अथवा ग्लूकोज के अंदर बदल देती है। तो यही यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। देखो, प्रश्नली क के अंदर जो विलयन का रंग था कैसा हो गया, नीला काला, यानी इसमें स्टार्च मौजूद है। दूसरी प्रश्नली का रंग कैसा रहा, अपरिवर्तित, क्योंकि जो स्टार्च है वो किसमें बदल गया, स्टार्च है वो आपका शर्करा के अंदर बदल गया। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। रक्षिता ने दो स्वच्छ प्रश्नली क और ख लेकर एक परीक्षण अभिकल्पित किया। उसने दोनों प्रश्नलियों को चित्र के अनुसार चूने के पानी से भर दिया। दोनों प्रश्नली के अंदर क्या भरा है, चूने का पानी। ठीक है। प्रश्नली क में अंतःश्वसित वायु को नली द्वारा सूचित करके प्रवाहित किया गया। पहली प्रश्नली के अंदर क्या किया है, पहली प्रश्नली के अंदर उसने जो इसके अंदर जो वायु भरी हुई थी उसको क्या किया है, बाहर की तरफ अंतःश्वसित किया है ना, बाहर की तरफ निकाला है। देखो, और दूसरी प्रश्नली के अंदर क्या कर रही है, वो हवा को अंदर भर रही है। प्रश्नली ख में नली के द्वारा उच्च श्वसित वायु को फूंक कर प्रवाहित किया गया। दोनों चित्र आपको दिख रहे हैं। पहले में अंतःश्वसित हो रही है, यानी इस प्रश्नली के अंदर से वायु को अंदर खींच रही है अपने मुंह के अंदर। दूसरे के अंदर क्या कर रही है, अपने मुख से हवा ही प्रश्नली में मार रही है। आपके विचार से जो रक्षिता है वो क्या जांचना चाहती है और वह अपने निष्कर्षों की पुष्टि कैसे कर सकती है। यहां पर देखो, सबसे पहले रक्षिता ये जांचना चाहती है कि उच्च श्वसित वायु यानी बाहर छोड़ी गई सांस में CO2 की मात्रा अंतःश्वसित वायु अंदर ली गई सांस की तुलना में अधिक होती है अथवा नहीं होती है। यानी रक्षिता इस प्रयोग के जरिए ये जानना चाहती है कि बाहर छोड़ी गई श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अंदर ली गई सांस की तुलना में ज्यादा होती है या नहीं होती है। क्या जानना चाहती है,
बाहर छोड़ी गई सांस में CO2 की मात्रा क्या अंदर ली गई श्वास की तुलना में ज्यादा होती है कि नहीं होती है? तो वह अपने निष्कर्ष की जो पुष्टि है वो परख नलियों में चूने के पानी के रंग में हुए बदलाव को देखकर इस प्रयोग का निष्कर्ष निकाल सकती है। इसके जरिए चूने के पानी के रंग में हुए बदलाव को देखकर परख नली ख में जिसने परख नली ख के अंदर जिसमें उसने मुंह से वायु फूंकी है तो चूने का पानी तुरंत क्या हो गया? चूने का पानी तुरंत दूधिया हो गया। क्यों? क्योंकि छोड़ी गई श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। छोड़ी गई श्वास के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है, जबकि परख नली क का चूने का पानी उतना जल्दी या उतना अधिक दूधिया नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? परख नली ख के अंदर जिसमें रक्षिता ने मुंह से वायु अंदर फूंकी थी, है ना, वो चूने के पानी को तुरंत दूधिया कर देगी। क्यों? क्योंकि छोड़ी गई श्वास के अंदर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। यहाँ पर CO2 की जो मात्रा है वो ज्यादा है, इस वजह से ये चूने के पानी को क्या कर देगी? चूने के पानी को दूधिया कर देगी। लेकिन परख नली क के अंदर, परख नली क के अंदर जब वो अंदर से वायु को बाहर निकाल रही है तो वहां पर CO2 की मात्रा क्या है? CO2 की मात्रा काफी कम है या फिर कम हो रही है। ऐसी स्थिति में चूने का पानी है वो दूधिया नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपकी विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 9 जंतुओं में प्रक्रम, जंतुओं में जैव प्रक्रम के समस्त पाठ के भीतर और अभ्यास प्रश्नों के जो उत्तर है वो बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।